So hello everyone. So welcome you all in the class of utilization of energy and electric traction. And today's topic of discussion is basically about the electrolytic process. And we will be taking brief concept of electrolytic process and why we are basically using this process. No, actually होता क्या है कि जब भी हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स के बारे में बात करते हैं या फिर हम रिफाइनिंग के बारे में बात करते हैं या फिर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोटाइपिंग, इलेक्ट्रोफॉर्मिंग के बारे में या फिर किसी भी तरीके के मेटलर्जिकल या केमिकल या किसी भी इंडस्ट्री में रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के बारे में बात करते हैं, तब हमको इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के बारे में जानने को मिलता है। होता क्या है कि इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस को अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में जाने तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम किसी भी सब्सटेंस में या ऐसा किसी प्रोसेस में जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करते हैं, ठीक है? और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण किसी भी सब्सटेंस में, ठीक है? या किसी भी पर्टिकुलर बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमजोर हो रहे हैं, ठीक है? या फिर हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है, तो वहां पे जो भी सब्सटेंस होगा उसमें किसी भी तरीके का अगर केमिकल चेंज होता है और उस केमिकल चेंज के कारण हमें प्योर मेटल ऑब्टेन्स होते हैं या फिर किसी भी तरीके का इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉन्सेप्ट है या रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का कॉन्सेप्ट है या मैन्युफैक्चरिंग है या इलेक्ट्रो डिपोजिशन का कॉन्सेप्ट होता है, तब हम उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। नो, बेसिक प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस का कि यहाँ पे हमको ये जानना होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, ठीक है? अब इलेक्ट्रोलिसिस के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पे आपको फोकस करना है कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा यूज करना है, ठीक? दूसरी चीज एनोड है हमारा, तो एनोड याद रखिए, हम लोग एनोड ओर को प्रेफर करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, प्योर मेटल होगा और कुछ क्या होगा, इम्प्योरिटीज होंगी। तो ओर में क्या होता है, इम्प्योरिटीज होती हैं। और कैथोड हमारा क्या रहेगा? कैथोड हमारा ये रहेगा प्योर मेटल का होगा। कैथोड हमारा क्या होगा? प्योर मेटल का होगा। साथ में ये भी चार ध्यान रखिएगा कि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई देनी है, तो इसका मतलब आपको बैटरी भी यूज करनी है। अब होता क्या है, कैथोड पे अगर आप देखोगे, जो ये कैथोड है जहाँ पे प्योर मेटल डिपॉजिट हो रहा है, हो एक होगा क्या यहाँ पे कि यहाँ की अगर आप रिएक्शन देखोगे तो यहाँ पे जो भी आयनाइज्ड मटेरियल होते हैं वो कैथोड से क्या कर लेते हैं, दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और ये कॉपर एटम के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं कैथोड के ऊपर। और यहाँ पे जो एनोड है, जहाँ पे कॉपर एटम है, ये कॉपर एटम क्या करता है, ये अपनी आयनाइज स्टेट पे में आ जाता है और ये दो इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है। ठीक, अब ये कैसे हो रहा है इसको समझते हैं। हमने क्या बताया कि आपका एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा, तो जो ये और होगा, स्टार्टिंग में एनोड वाला जो इलेक्ट्रोड होगा ये हमारा क्या होगा, थिकर होगा। और कैथोड वाला जो इलेक्ट्रोड होगा स्टार्टिंग में, ये क्या होगा, थिनर होगा। जैसे जैसे कैथोड पर प्योर एटम जो कॉपर के हैं डिपॉजिट होते जाएंगे, वैसे वैसे कैथोड क्या हो जाएगा, हमारा थिकर हो जाएगा और एनोड हमारा क्या हो जाएगा, थिनर हो जाएगा। ठीक, बट स्टार्टिंग में तो ये एनोड हमारा थिकर रहता है और कैथोड क्या होता है, थिनर। अब होगा क्या, सपोज करिए हमने यहाँ पे इस तरीके से एनोड बना दिया, हमने यहाँ पे क्या किया, इस तरीके से एनोड बना दिया, ठीक है? हम इसको इस तरीके से लिख दे रहे हैं एनोड। ठीक, ये एनोड एक इलेक्ट्रोड है और इसी तरीके से एक हमने इलेक्ट्रोड बना लिया है, सपोज करिए कैथोड का, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये हमारा क्या है, पतला है और ये इसको कह सकते हैं थिनर इलेक्ट्रोड है। ठीक, इसको हमने लिख दिया कैथोड। ठीक, अब वो क्या रहा है, एनोड को हमने जोड़ दिया, यहाँ पे एनोड लिया, एनोड को हमने जोड़ दिया पॉजिटिव सप्लाई से, एनोड को हमने जोड़ दिया पॉजिटिव सप्लाई से और कैथोड को हमने जोड़ दिया नेगेटिव सप्लाई। जो बैटरी आप लगा रहे हैं, यहाँ पे बैटरी आपने लगाई, तो एनोड को हमने पॉजिटिव सप्लाई से और कैथोड को हमने किससे जोड़ दिया,
नेगेटिव सप्लाई से, और यहाँ पे एक हमने स्विच लगा दिया, जिससे कि जब हमको ये स्विच ऑन करेंगे तो बैटरी हमारी एनोड कैथोड से जुड़ जाएगी। अब ये एनोड और ये कैथोड है, इनको आपको डिप करना है, किस में डिप करना है? इनको आपको डिप करना है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है आपको, ठीक? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमारा क्या होगा? जो भी मेटल है, जैसे सपोज करो कॉपर का डिपोजिशन चाहिए, तो हमने सपोज करो मान लिया यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है डॉटेड के फॉर्म में है, यहाँ पे हमने मान लिया कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसका है? कॉपर सल्फेट का है। तो स्टार्टिंग में जब करंट नहीं रहेगा तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एज इट इज पड़ा रहेगा, बट जैसे ही आपने ये जो स्विच होगा यहाँ पे, जैसे ही इसको ऑन किया, यहाँ पे क्या होगी? करंट फ्लो होगी। तो जैसे ही करंट फ्लो होगी, हमारे पास ये जो कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या हो जाएगा? इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयंस के बीच में, वो क्या होगा? हमारा कमजोर हो जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक होगा? यहाँ पे कॉपर 2+ के आयंस आ जाएंगे, यहाँ पे कॉपर 2+ के आयंस में ब्रेक हो जाएगा। इसी तरीके से SO4 2-, ठीक है? इसी तरीके से SO4 2-, इस फॉर्म में हमारा ये ब्रेक हो जाएगा। अब होगा क्या? ये जो कॉपर 2+ आयन है, ये अट्रैक्ट हो जाएंगे किसकी तरफ? कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये पहुंचे, जब ये यहाँ पहुंचेंगे तो कैथोड पे अभी मैंने बताया, कैथोड पे हो क्या रहा है कि कॉपर 2+ आयन क्या करेंगे? कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे? गेन कर लेंगे, और ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे कॉपर एटम के फॉर्म में। तो कॉपर 2+ के आयंस जो इलेक्ट्रोलाइट से ब्रेक हुए हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कॉपर 2+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के से कॉपर एटम में। तो कैथोड पे हमारी रिएक्शन क्या हुई? ये रिएक्शन। इसी तरीके से जब करंट प्रोवाइड करते हैं एनोड पे, तो एनोड में जो एटम होगा वो हमारा ओर है, ठीक है? वो कॉपर मटेरियल का होगा, इम्प्योरिटीज होंगी उसमें। तो ये जो एटम है कॉपर का, ये क्या करेगा? आयनाइज स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। अब ये इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस होगा, तो एनोड पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या डेवलप होने लगेंगे? कॉपर 2+ आयन, और ये कॉपर 2+ आयन इलेक्ट्रोलाइट में जाके पहुंच जाएंगे, और फिर इसी तरीके से जैसे ही कॉपर 2+ आयन धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन से होते हुए कैथोड तक पहुंच जाएंगे, और कैथोड पे ये एटम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन करने से, और धीरे धीरे कैथोड जो होगा वो हमारा थिकर होता जाएगा, और डिपोजिशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है? जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट का, और करंट लगाने से एनोड पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? लॉस हो रहे हैं, जिसके कारण एटम आयनाइज स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं आयनाइज्ड पार्ट में, और जिससे कि आयनाइज्ड पार्ट एटम में कन्वर्ट होकर डिपॉजिट हो जा रहा है कैथोड पे। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, ठीक है? अब आइए समझते हैं कि फराडे ने दो इंपॉर्टेंट लॉ दिए थे, फराडे ने दो इंपॉर्टेंट लॉ दिए थे, जो कि क्या, जो कि बेसिकली हमारे मास ऑफ सब्सटेंस के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो फराडे के दो लॉ थे, माइकल फराडे थे, ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे, और इन्होंने गवर्निंग लॉ हमें इलेक्ट्रोलिसिस के दिए थे, बहुत बेसिक फंडामेंटल थे, और इनसे काफी कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए गए। तो फराडे के जो लॉ थे उनको देख लेते हैं। तो फराडे का जो पहला लॉ था, जो फर्स्ट लॉ था, उसको समझते हैं। इन्होंने बोला कि जो कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, या आप कह सकते हो कि मास ऑफ द सब्सटेंस है, जो इलेक्ट्रोलाइट से जो इलेक्ट्रोलाइट से क्या हुआ, किसी टाइम इंटरवल पे, किसी टाइम इंटरवल पे लिबरेट होता है, ठीक है? तो मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बैटरी में क्या है? चार्ज स्टोर है, तो मास किसके प्रोपोर्शनल है? चार्ज के। और चार्ज होता क्या है? बेसिकली चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू आई मल्टीप्लाइड बाई टी। आई हमारा करंट, टाइम इंटरवल कितने समय के लिए। तो मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट is directly proportional to the electricity supplied। ये आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रटा है तो इसको हम लिख सकते हैं Z मल्टीप्लाइड बाई IT। Z हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। Z को बोलते हैं, ये जो कांस्टेंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो Z इज बेसिकली व्हाट? इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। आई हमारा करंट है, टी हमारा टाइम है, टाइम हमारा किस में रहेगा, सेकंड में रहेगा, और आई हमारा क्या बेसिकली करंट है। ठीक, फराडे का पहला लॉ ये था। फिर फराडे ने क्या हुआ, दूसरा लॉ दिया एक कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए। दूसरे लॉ में एक ये बोला कि अगर ये जो क्यू अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं और ये अलग अलग सब्सटेंस पे या अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से पास करते हैं, तब मास सब्सटेंस का डिपॉजिट होता है, जो कि हमारा कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, वो किस किससे रिलेट करता है। तो यहाँ पे फराडे का सेकंड लॉ ये बोलता है कि व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सेवरल इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, याद रखिएगा, इसको याद रखना है, व्हेन सेम when same quantity when same quantity of electricity, इसका मतलब Q हमारा क्या है, हमारा Q क्या है, Q की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, सब में आपको वही सेम वैल्यू यूज करनी है। when same amount of या same quantity of electricity is passed through several electrolytes several through several इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स में पास कराया गया, तब बोला गया है कि जो ये मास का डिपोजिशन हो रहा है, ये लिबरेट हो रहा है जो मास, वो क्या होगा। तो उन्होंने बोला है जो मास लिबरेट हो रहा होगा, दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, केमिकल इक्विवेलेंट के होंगे। अब केमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, इसको जानिए। केमिकल इक्विवेलेंट जो होगा, इसको हम सी से लिखते हैं, तो केमिकल इक्विवेलेंट होता है एटॉमिक एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो न्यूमेरिकल करते समय ये चीज ध्यान रखिएगा, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सेवरल इलेक्ट्रोलाइट्स, देन द मास डिपॉजिटेड आर प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, और वी कैन से केमिकल वेट्स। तो केमिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बता दिया, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो ये जो दोनों लॉ हैं, ये दोनों लॉ एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, और दूसरे कांस्टेंट के बारे में बात कर सकते हैं या दूसरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, जिनको बोला जा सकता है केमिकल इक्विवेलेंट। अच्छा, अब न्यूमेरिकल में क्या होता है, कभी कभी एटॉमिक वेट्स आपको नहीं गिवन होंगे और या वैलेंसी नहीं मालूम होगी, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट का जो भी एलिमेंट्स हैं, मैं उनके उनके आपको एटॉमिक वेट्स बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको केमिकल इक्विवेलेंट निकालते समय दिक्कत ना हो। तो एलिमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है, उनके एटॉमिक वेट ले लेते हैं। बाकी आप जो भी बुक फॉलो कर रहे होगे, उसमें आप देख सकते हो कि एटॉमिक वेट क्या है, वैलेंसी क्या है, और उनकी केमिकल इक्विवेलेंट्स क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट तो सपोज करिए अल्मोनियम है, अल्मोनियम का सिंबल Al, और यहाँ पे एटॉमिक वेट अल्मोनियम का अगर आप देखेंगे तो 27, वैलेंसी यहाँ पे 3 होती है, ठीक है, 3, तो 27 डिवाइड बाई 3 से आपको मिल जाएगा ये 9, ठीक है, ये आपको मिल गया 9, ठीक। अब कभी कभी एग्जामिनर आपसे या कभी कभी एग्जामिनर आपसे केमिकल इक्विवेलेंट के साथ साथ आपको यहाँ पे Z भी प्रोवाइड कर दे, ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर कूलम, ठीक। अगर Z की वैल्यू भी प्रोवाइडेड है तो 9.4 इंटू 10⁻⁻⁴ है, वो प्रोवाइडेड होगी, याद करने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से सपोज करिए आपको वो दे देता है, सपोज करते हैं फेरिक ले लेते हैं हम लोग, ठीक। तो फेरिक का सिंबल क्या होगा, Fe होगा, ठीक है, और यहाँ पे इसका वेट देखेंगे तो ये 55.5 रहेगा, और फेरिक में अगर आप देखेंगे तो वैलेंसी यहाँ पे 3, और डिवाइड कर लीजिएगा तो 18.63 के आसपास आएगा, ठीक। तो ये फेरिक का है। इस तरीके से फेरस में आ जाएंगे तो फेरस में 55.9 होता है, और वहां पे वैलेंसी क्या होती है, 2 रहती है, तो उसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब इसके बाद ये कुछ और ले लेते हैं, जैसे गोल्ड ले लेते हैं। तो गोल्ड में क्या होगा, गोल्ड का जो एटॉमिक वेट है वो 197 है, वैलेंसी यहाँ पे 3 होती है, 197 बाई 3 करेंगे तो इट कम्स अराउंड 65.4, ठीक। और एक और बता देते हैं आपको, जिंक बता देते हैं। तो जिंक में अगर आप देखेंगे सिंबल Zn है इसका,
और इसका होगा 65.38 एटॉमिक वेट हो गया। वैलेंसी इसकी 2 डिवाइड कर लीजिएगा तो ये 32.45 के आसपास आएगा। तो जब भी न्यूमेरिकल लगाइएगा बस इतने कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, दोनों लॉस को समझ लीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z होता है, केमिकल इक्विवेलेंट अलग है, जहां पे एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी से आप फैराडे लॉ लगा के उस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे के कॉन्सेप्ट में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, समझ लेते हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगे जब आप इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस को समझते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला टर्म है आपका करंट एफिशिएंसी। पहला टर्म है आपका करंट एफिशिएंसी, इसको ध्यान रखिएगा। होता क्या है करंट एफिशिएंसी? देखिए, जब भी इम्प्योरिटीज होंगी, ठीक है, तो इम्प्योरिटीज के कारण क्या होता है, सपोज करो हमारे पास कोई भी ओर लिया आपने, उसमें इम्प्योरिटीज होंगी। अब इन इम्प्योरिटीज के कारण क्या होगा, सेकेंडरी केमिकल रिएक्शंस होंगी। एक तो केमिकल रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया था, इस तरीके से सेकेंडरी केमिकल रिएक्शंस होंगे। अब इन सेकेंडरी केमिकल रिएक्शंस के कारण क्या होगा, जो सब्सटेंस लिबरेट हो रहा है, जो सब्सटेंस लिबरेट होना चाहिए, सपोज करो जो मास लिबरेट हो रहा है M1 लिबरेट हो रहा है और डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे एज अ प्योर एटम के फॉर्म में, वो क्या होगा एक्चुअल वाले से, वो क्या होगा एक्चुअल वाले से क्या होगा कम होगा। तो जब वो एक्चुअल वाले से कम होगा तो फैराडे लॉ के अनुसार, इसका मतलब क्या है, ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो एनालिसिस यूज होती है उसको बोलते हैं करंट एफिशिएंसी। तो करंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है कि इसको यहाँ पे देखो, समझ, एक्चुअल आप इस कह सकते हो, ये एक्चुअल वर्ड ना यूज करके, क्योंकि एक्चुअल वर्ड तो आपका ये है, ये M1 जो मैंने लिखा है इसको आप बोलिए एक्चुअल। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये आपको जो मिल रही है। और ये क्या है, ये वो वैल्यू है जो आप चाहते हो, डिजायर्ड वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे करंट एफिशिएंसी का मतलब क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मास ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी जो डिपॉजिट हो रही है डिवाइडेड बाय मास जो डिजायर था, जो डिजायर था वो थ्योरेटिकल क्वांटिटी, या फिर कभी कभी न्यूमेरिकल में थ्योरेटिकल वर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर थ्योरेटिकल वर्ड यूज हो रहा है तो ये डिजायर्ड वैल्यू है। ठीक, और एक्चुअल वैल्यू क्या है, जो होना चाहिए, जो हो रहा है कैथोड पर। ठीक है, जो हमको रियल लाइफ में मिल रहा है। ठीक है, थ्योरी वैल्यू नहीं, जो रियल लाइफ में मिल रहा है। तो एक्चुअल वैल्यू हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो करंट एफिशिएंसी हमारी आपकी बेसिकली क्या होगी, कम होगी। अब एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन में देखोगे, कोई आपसे पूछ सकता है कि करंट एफिशिएंसी जो होती है उसकी रेंज क्या होती है, तो यह बता दीजिएगा उसकी रेंज क्या होती है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में। 90 से 98% तक आपको मिल जाती है। ठीक, बट कुछ ऐसे फिनोमिनन है जहां पे अगर आप सपोज करिए ये एफिशिएंसी आपकी 12% तक पहुंच जाती है, इतनी घट जाती है। तो यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ऐसी प्रॉब्लम्स आपको नजर आएंगी। जहां पे आप क्रोमियम के बारे में पढ़ेंगे तो क्रोमियम प्लेटिंग में अगर आप देखेंगे तो ये एफिशिएंसी क्या होती है, 12% के आसपास आपको नजर आएगी जब आप क्रोमियम प्लेटिंग पढ़ेंगे। ठीक, आमतौर पे ये 90 से 98% होती है। उसके बाद दूसरा टर्म होता है हमारा यहाँ पे वोल्टेज। दूसरा टर्म है हमारा वोल्टेज। वोल्टेज को समझना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वही वोल्टेज है जो इलेक्ट्रोलिसिस में इन्वॉल्व हो रहा है और जिसके कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और जिसके कारण हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें इलेक्ट्रोलिटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कमजोर हो रहे हैं। और उसके कारण क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप्स हो रहे हैं इलेक्ट्रोड के क्रॉस और इलेक्ट्रोलाइट के क्रॉस। और इसी के कारण क्या हो रहा है, इन्हीं ड्रॉप के कारण क्या हो रहा है, हमारे पास कंडक्टिंग एजेंट्स के फॉर्म में, आयनाइज्ड फॉर्म के फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन फिनोमिनन हो रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली वोल्टेज विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। बट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कितना वोल्टेज प्रोवाइड करना है, तो याद रखिएगा इसकी रेंज होती है 1 वोल्ट टू 2 वोल्ट। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट जो टर्म है उसको हम लोग समझते हैं, उसको बोलते हैं एनर्जी इफिशिएंसी। उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी
इफिशियंसी। अब एनर्जी इफिशियंसी क्या होती है? देखो, जब मैंने आपको बताया कि आपने कोई और कंसीडर किया, उसमें इम्प्योरिटीज होंगी, इम्प्योरिटीज के कारण क्या होगा, सेकेंडरी रिएक्शन होगा, और जो एक्चुअल अमाउंट है वो डिजायर्ड अमाउंट से क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या है, जो थ्योरेटिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होनी चाहिए थी वो क्या है, एक कंपैरेटिव एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, वो हमारी डिफाइन करते हैं जब हम लोग एनर्जी इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, एनर्जी इफिशियंसी इज बेसिकली ओविंग टू secondary reaction, the voltage actually required for the deposition or liberation of metal is higher than the theoretical value which increases the actual energy required। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि थ्योरेटिकल वाला जो वैल्यू है वो क्या है, ज्यादा होगी, और वो उसको हमको क्या रखना है, ऊपर रखना है, थ्योरेटिकल एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक, डिवाइडेड बाय एक्चुअल एनर्जी रिक्वायर्ड। ये इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि थ्योरेटिकल एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब क्या, हम जान रहे हैं कि एक्चुअल अमाउंट कम है। अब एक्चुअल अमाउंट कम है, उसको बढ़ाना है, डिजायर्ड अमाउंट तक पहुंचाना है, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसीलिए थ्योरेटिकल एनर्जी रिक्वायर्ड जो है हमको वो ऊपर रखा जाता है, और एक्चुअल एनर्जी रिक्वायर्ड को क्या रखते हैं, डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो अब आप मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चंस कर लोगे। करंट डेंसिटी कहीं यूज हो तो याद रखना, करंट डेंसिटी को करंट डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया के बारे में बात करना। हम न्यूमेरिकल में क्या क्या चीजें जो आपको हेल्प करेंगी, आपको कोई भी न्यूमेरिकल आएगा ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात आपको सरफेस एरिया, न्यूमेरिकल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं कि न्यूमेरिकल लगाते समय क्या क्या चीजें फोकस करनी है। सबसे पहले क्या होगा, सरफेस एरिया के बारे में आपको निकालने को बोलेगा। ठीक, तो सरफेस एरिया कहीं भी निकालना हो, ठीक है, तो सरफेस एरिया के लिए आप हमेशा फॉर्मूला यूज करिएगा, पाई, ठीक है, पाई डी मल्टीप्लाइड बाई एल। पाई डी का मतलब हमने यहाँ क्या लिखा है, 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई एल, ये सरफेस एरिया हो गया। ठीक, उसके बाद मास, जब मास किसी भी, सपोज करिए कॉपर है, तो मास जो डिपॉजिट हो रहा है, जो मास डिपॉजिट हो रहा है, वो हमने क्या बताया था आपको, आपको उसको क्या लिखना होगा, उसको लिखना है सरफेस एरिया। ठीक, सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला यूज करिएगा, मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस कितनी हो रही है, कभी कभी क्वेश्चन में थिकनेस दिया रहेगा, थिकनेस ऑफ कोटिंग, तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस ऑफ कोटिंग, और मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ मेटल। ये क्वेश्चन में कभी कभी इस तरीके से दिया रहता है। ठीक, उसके बाद क्यू की वैल्यू निकालनी है, जो कि ये थ्योरेटिकल वैल्यू निकालना जरूरत पड़ सकता है आपको। तो क्यू की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, एम डिवाइडेड बाई जेड करना है। आपको क्या करना है, एम डिवाइडेड बाई जेड करना है। तो एम आपको मालूम ही है, एम बेसिकली क्या है आपका, आपको मैंने बताया एम हमारा क्या है, मास जो डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है। तो ये एम की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली, ये एम की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, जेड आपको मालूम ही रहेगा, क्वेश्चन में प्रोवाइड रहेगा। तो इस तरीके से आप ये क्यू क्या है, चार्ज है, आई टी इसकी वैल्यू होती है, और यूनिट क्या होगी इसकी, एम्पियर आर। तो आप इनको यूटिलाइज कर लीजिएगा। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, आपसे पूछ सकता है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी अगर पूछ ले तो याद रखिएगा, करंट डेंसिटी के लिए क्या करिएगा, आई निकाल लीजिएगा, और उसको सरफेस एरिया से डिवाइड कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप करंट डेंसिटी निकाल सकते हो। अब करंट डेंसिटी निकालने से कभी कभी पूछ लेता है कितनी देर के लिए हो रहा है, टाइम ड्यूरेशन पूछ लेता है, तो आपको क्या मालूम है, आई मल्टीप्लाइड बाई टी। अगर आपको क्यू मालूम है, आई मालूम है, तो आप टी भी निकाल सकते हो, कितनी देर के लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को घुमा फिरा के, चेंज करके, केमिकल इक्विवेलेंट के फॉर्म में आपको वो बना के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो अब हम लोगों ने इतना समझा, और लास्ट में मैं आपको इस जो आज का जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट का जो लास्ट टॉपिक है, यहाँ पे हम लोग अब एप्लीकेशंस पर जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस जो कि आपको हेल्प करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस को समझने के लिए, और जिनको हम लोग धीरे धीरे इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ लेंगे। देखो, पहला एप्लीकेशन तो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो डिपोजिशन, जिसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रो डिपोजिशन।
अब इस इलेक्ट्रो डिपोजिशन में बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रो डिपोजिशन में आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक, इसमें आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग आ जाएगा। उसके बाद इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, सपोज करते हैं इसमें आ जाएगा एक इलेक्ट्रो टाइपिंग, ठीक। इसी तरीके से और भी हैं, इलेक्ट्रोफॉर्मिंग है और इलेक्ट्रोमेटलाइजेशन है, तो बहुत से इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन में अगर आप देखोगे तो सेकंड एप्लीकेशन में आपको मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स क्या है, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट है, इस तरीके के कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट्स होंगे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स हैं उनको भी, जैसे कॉस्टिक सोडा है तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स में भी ये हेल्प करता है। तीसरा और एप्लीकेशन में आ जाएंगे तो एक आता है, इसको बोलते हैं एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग, ठीक। उसके बाद और एप्लीकेशन में आ जाएगा इलेक्ट्रो पॉलिशिंग, इलेक्ट्रो पॉलिशिंग, और भी ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रो क्लीनिंग, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि रिफाइनिंग और प्योर मेटल्स है, तो ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में इलेक्ट्रोलिसिस आपको समझ में आ गया है। मैं ब्रीफ में एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, देख लीजिए 5 मिनट में। हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हमने ये जाना कि इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम सप्लाई करते हैं किसी सब्सटेंस में, जब हम उसको सब्सटेंस में प्रोवाइड करते हैं तो सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और रिडक्शन ऑक्सीडेशन के फिनोमिनन के थ्रू हम लोग चीजों को समझते हैं। इस तरीके के डायग्राम से हमने बताया, जहां पे एक एनोड होता है जो स्टार्टिंग में मोटा होता है, और ये ओर होता है जहाँ पे इम्प्योरिटीज होती हैं, और इसी तरीके से प्योर मेटल का होता है जो कैथोड होता है, पतला होता है जहाँ पे डिपोजिशन हो रहा होता है। जैसे ही करंट सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, आयनाइज्ड पार्ट में हो जाता है, उसमें से कॉपर जाके क्या होता है कि कैथोड तक पहुंच जाता है, और वहां पे कॉपर 2+ आयन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और कॉपर एटम के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे। और जब ये चल रही होती है प्रक्रिया तो उसी समय एनोड जो कि एटम के फॉर्म में होता है वो क्या हो जाता है, अपनी आयनाइज स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, तो कॉपर 2+ के फॉर्म में आ जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए ये प्रक्रिया चलती रहती है। और इसी तरीके से एनोड से इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड की तरफ कॉपर का मूवमेंट होता रहता है, और वहां पे इस तरीके से डिपोजिशन होते होते कैथोड जो टर्मिनल होता है या इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड इलेक्ट्रोड होता है, वो क्या हो जाता है, थिकर हो जाता है। 2 लॉ बताया, दोनों में बताया कि मास ऑफ जो सब्सटेंस लिबरेट हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर, वो ZIT के बराबर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बराबर है। जहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में बात की, उसके बाद हमने दूसरे लॉ में बताया कि यहाँ पे अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर हम अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पे जो मास ऑफ सब्सटेंस का डिपोजिशन हो रहा है वो केमिकल इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शनल होता है। केमिकल इक्विवेलेंट एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी होता है। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स लिए हैं जैसे एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड और जिंक, जिसका केमिकल इक्विवेलेंट अगर आप देखेंगे 9, 18.63, 65.4, 32.45 होता है। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताया जहाँ पे करंट एफिशिएंसी के बारे में बताया कि करंट एफिशिएंसी में ये बताते हैं कि अगर कोई और है उसमें इंप्योरिटीज है तो उसके कारण सेकेंडरी रिएक्शंस होते हैं, तो कुछ जो डिजायर्ड वैल्यूज होती हैं डिपोजिशन की उसके करस्पॉन्डिंग कुछ मास कम ही डिपॉजिट होता है। अब इसको रिलेट करने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बताया कि अगर हमको डिजायर्ड अमाउंट तक पहुंचना है तो सीधी सी बात इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो एनर्जी एफिशिएंसी, करंट एफिशिएंसी के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया। वोल्टेज 1 वोल्ट से 2 वोल्ट दिया जाता है। न्यूमेरिकल में ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल में क्या हो सकता है, आपको ये फराडे का फर्स्ट लॉ याद रखना है, फराडे का सेकंड लॉ याद रखना है, सरफेस एरिया पूछ लिया जाए तो पाई डी मल्टीप्लाइड बाई एल से निकाल लीजिएगा, मास निकाल लीजिएगा, और टाइम पूछा जाए तो क्यू इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाई टी से टाइम निकाल लीजिएगा, और इस तरीके से आप इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल्स और टॉपिक को अच्छे से रिलेट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट जरूर करिएगा अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है, और अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस के किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे तो कमेंट करिएगा, और किस पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे वीडियो बनाना चाहिए, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन में, उसके बारे में भी मुझे बताइएगा। टेलीग्राम पे ये वीडियो भी शेयर कर दिया जाएगा, गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी अपलोड कर दिया जाएगा, और ये काफी आपको हेल्प करेगा।